अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना बेमानी है, वैसे ही एक इंसान की दूसरे से बेमानी है, क्योंकि जब जिसका समय होता है वो चमकता है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर चंद्रमा की, जब भी निकलती है अंधकार को मिटा देती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 1 अप्रैल से 17 जून 2024 के बीच सालाना आधार पर 21% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इस अवधि में 53,322 करोड़ रुपए के रिफंड भी किए गए जारी, आयकर विभाग ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा के भग्नावशेष का करेंगे दौरा। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का करेंगे उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई अन्य प्रतिष्ठित लोग भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त की जारी। स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी किए गए प्रदान। लगातार तीसरी बार सांसद चुनने पर काशी वासियों को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री गंगा आरती में भी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में इसरो की अनूठी पहल। अंतरिक्ष के लिए योग का कर रहा आयोजन। सभी वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए कॉमन योग प्रोटोकॉल दिशा निर्देश किए गए जारी। सभी को एक साथ करना होगा योग। गगनयान की टीम भी योग अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में होगी शामिल। भीषण गर्मी से तप रहे उत्तर पश्चिम भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने का जताया अनुमान। देश के लिए आर्थिक तौर पर अच्छी खबर। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 1 अप्रैल से 17 जून 2024 के बीच सालाना आधार पर 21% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अनुसार उक्त अवधि कुल 4,62,664 करोड़ रुपए यानी 17 जून 2024 तक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह किया गया है। इसमें 1,80,949 करोड़ रुपए का सीआईटी और 2,81,013 करोड़ रुपए का पीआईटी यानी प्रतिभूति लेन देन कर सहित का कलेक्शन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 17 जून तक 53,322 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 34% अधिक है। अप्रैल से जून 17 के बीच प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह रिफंड के लिए समायोजन से पहले तक की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 4.23 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 5.16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 22.19% की वृद्धि आई है। केंद्र ने इस वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर मद में 21.99 लाख करोड़ रुपए संग्रह का बजट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून यानी कि आज सुबह 9:45 पर नालंदा के भग्नावशेष का दौरा करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं,
जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास भी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर मां गंगा की आरती की। काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये पूजा भारत की प्रगति और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि के लिए है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, मैंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भारत की प्रगति और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। महादेव का आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे और सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। उन्होंने ये भी लिखा कि काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर मन को असीम संतोष मिला। बाबा ने सभी देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की। जय बाबा विश्वनाथ। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने ये जानकारी साझा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस वर्ष की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका को उजागर करता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक ग्राम प्रधान को पत्र लिखकर जमीनी स्तर पर भागीदारी और ग्रामीण क्षेत्रों में योग के प्रसार को प्रोत्साहित किया है। हम आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 2015 में कुल 35,985 भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजपथ पर योग किया था। कुल 84 देशों ने एक ही स्थान पर योग सत्र में भाग लिया और धीरे धीरे हर साल दुनिया भर से भागीदारी की संख्या बढ़ती गई और पिछले साल यानी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में दुनिया भर से कुल 23.4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2015 में राजपथ से शुरू हुआ यह सफर शांति और सद्भाव के लिए योग थीम के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 35,985 लोगों की भागीदारी रही और 84 राष्ट्र शामिल हुए। इसके बाद चंडीगढ़, लखनऊ, देहरादून, रांची 2 वर्ष वर्चुअल मोड में भी और फिर मैसूर और पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में यह वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये मानता हूँ कि आपके संज्ञान में यह लाना आवश्यक है कि पिछले 10 वर्ष में हमने 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में राजपथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योग का अभ्यास करते हुए कुल 35,985 भारतीयों ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा कुल 84 देश के प्रतिभागियों ने एक ही स्थान पर योग सत्र में हिस्सा लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2023 में विश्व भर में कुल लगभग 23.4 करोड़ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी विशाल सहभागिता दर्ज की। हम आपको बता दें कि आयुष मंत्री ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा के साथ योग सीखने और अभ्यास करने में सहायता करने के लिए ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक लॉन्च की। उन्होंने योग पर प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक भी लॉन्च किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पुस्तक बच्चों को रुचि और मनोरंजन के साथ योग सीखने और अभ्यास करने में मदद करेगी। एक विशेष पहल के रूप में इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एक अनूठी पहल अंतरिक्ष के लिए योग का आयोजन कर रहा है। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी कॉमन योग प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ योग करने वाले हैं। अपनी परंपरा के अनुसार आयुष मंत्रालय प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2024 का भी आयोजन कर रहा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार योग के अभ्यास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और इसके विस्तार में असाधारण प्रयासों को वैश्विक मान्यता देता है। 2 पुरस्कार भारतीय संगठनों को दिए जाएंगे, जबकि 2 पुरस्कार भारतीय या विदेशी मूल वाले संस्थानों को भी दिए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत पोर्टल पर 30 जून 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा इस वर्ष योग विद फैमिली वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वयं और समाज के लिए योग के महत्व को उजागर करना है। इस प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 निर्धारित की गई है। दुनिया भर के प्रतियोगी भारत सरकार के माय गवर्नमेंट एवं माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। गगनयान की टीम भी इस अवसर पर योगाभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में शामिल होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी विदेश में भी जोर शोर से चल रही है। अब 2 दिन ही शेष रह गए हैं। इस संबंध में श्रीलंका के कैंडी और इराक के बगदाद में योग शिविर का आयोजन किया गया। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में भी योगा इन रिदम का आयोजन किया गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मंगलवार को वाराणसी के दौरे पर थे। उससे संबंधित खबर को विस्तार से आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इसके साथ ही लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की, जिसकी राशि 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के
इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा के लिए हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता, क्षमताओं, व्यापकता और जड़ों का प्रतीक है और इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। इन चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों के मतदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कहीं और नहीं होते हैं, जिसमें नागरिकों की इतनी बड़ी भागीदारी होती है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वो किसानों, नारी शक्ति, युवाओं और गरीबों को विकसित भारत के स्तंभों के रूप में महत्व देते हैं और उन्होंने इस अवसर पर यह भी याद दिलाया कि सरकार बनने के बाद उनका पहला फैसला किसानों और गरीब परिवारों के बारे में था। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए,
बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना बन गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें अकेले वाराणसी में 700 करोड़ रुपए परिवारों को हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने योग लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सराहना की और विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी श्रेय दिया, जिसके कारण 1 करोड़ से अधिक किसानों ने पीएम किसान योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि पहुंच बढ़ाने के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया गया है। और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज, श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भाई और बहनों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं। माताओं बहनों के बिना खेती की कल्पना भी असंभव है। इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर काशी और पूर्वांचल के किसानों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार के समर्पण को भी रेखांकित किया। जहां इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी संकुल, पेरिशेबल कार्गो सेंटर और इंटीग्रेटेड पैकेजिंग हाउस का जिक्र किया। मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का भी उन्होंने सीधे तौर पर जिक्र किया। पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए
केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, पूरे समर्पण भाव से काम किया है। काशी में बनास डेयरी संकुल की स्थापना हो, किसानों के लिए बना पेरिसेबल कार्गो सेंटर हो, विभिन्न कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र हो या इंटीग्रेटेड पैक हाउस हो, आज इन सब के कारण काशी और पूर्वांचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं, उनकी कमाई बढ़ी है। बनास डेयरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है। आज ये डेयरी हर रोज करीब 3 लाख लीटर दूध जमा कर रही है। अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक, ये हमारे परिवार इस डेयरी के रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बनास डेयरी अगले 1-1.5 साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है। बनास डेयरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूध उत्पादकों की कमाई में भी 5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। पिछले साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस पशुपालकों के बैंक खाते में भेजा गया था। बनास डेयरी अच्छी नस्ल की गीर और साहिवाल गायों को भी किसानों को दे रही है। इससे भी उनकी आमदनी बढ़ी है। साथियों, बनारस में मछली पालकों की आय बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल ये दिवस 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल रोग सबसे ज़्यादा होने वाली मनोजैनिक बीमारियों में से एक है। ये बीमारी ज़्यादातर कम और मध्यम आय वाले देशों में देखी गई है। इस वर्ष की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग केयर ग्लोबली। आज मध्य प्रदेश में इसी दिवस पर आधारित एक कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सिकल सेल रोग आखिरकार क्या होता है। अच्छा हुआ आप लोग इसे यहाँ ले आए। इसे सिकल सेल एनीमिया है। डॉक्टर साहब, एनीमिया तो हमें पता है, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया ये क्या होता है? इसको बार बार बुखार आता है और शरीर में जगह जगह तेज दर्द होता है। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कणिका का आकार गोल न होकर हंसिए जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन भी खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। क्या हम इस बीमारी को रोक नहीं सकते? यह आनुवंशिक बीमारी है। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी के पहले कुंडली मिलवाएं या न मिलवाएं, लेकिन लड़का और लड़की दोनों की खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया को जानें और इसे रोकें। उत्तर पश्चिम भारत के भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से आज राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज गरज और बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
और अब आपसे विदा लेने का समय है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं एक कला प्रदर्शनी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।